क्या क्या था, बस केवल मैं स्लाइड को भगा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए वहाँ पे क्या क्या चीज़ था। उपकला था, 3 प्रकार का उपकला, कौन कौन सा? ग्रंथिल, तंत्रिका संवेदी, वर्णात्मक। सर ग्रंथिल क्या है? ग्रंथि की तरह काम करेगी। तंत्रिका संवेदी, तंत्रिका की तरह सूचना देगी। वर्णात्मक, रंग देगी। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। इसके बाद हमने देखा था कहीं ना कहीं ग्रंथि के बारे में कि सर ग्रंथि क्या होती है? एक ऐसी संरचना जो उपकला ऊतक की बनी होती है, उसको ग्रंथि कहते हैं। दूसरा, ये किसी न किसी रसायन का श्रावण करती है। उसके बाद इसका प्रकार देखा था, 2 प्रकार के होते हैं, श्रावण के आधार पर और संख्या के आधार पर। तो श्रावण के आधार पर थे वो कहीं ना कहीं कितने प्रकार? 3, अंतः, बाह्य और मिश्रित, ये तीनों के तीनों। संख्या के आधार पर एकल कोशिकीय ग्रंथि और बहुकोशिकीय ग्रंथि। ये कहीं ना कहीं कौन थे? अंतःस्रावी, एक ऐसा जो अपना पदार्थ रक्त नलिका के अंदर से भेजता है, ऐसे ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? अंतःस्रावी। और ऐसे ग्रंथियों का जो उत्पाद होता है वो कौन होता है? हार्मोन होता है। एग्जाम्पल था बाह्य स्रावी, इसका मतलब रक्त नलिका के बाहर यानी कि खुद की अपनी नलिका से भेजता है, और ऐसे ग्रंथियों का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? एंजाइम होता है। एग्जाम्पल भी वहां पर है। उसके बाद मिश्रित ग्रंथि, एक ऐसी ग्रंथि जो सर एंजाइम भी बनाएगी और हार्मोन भी बनाएगी, ऐसे ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि। एग्जाम्पल अग्नाशय, वृषण, अंडाशय। उसके बाद ये क्या था? एकल कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एकल कोशिका का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल दोनों हमारे पास था, गॉबलेट कोशिका और पैनेथ कोशिका। ठीक है, गॉबलेट कोशिका श्लेष्मा स्रावित करती है और पैनेथ कोशिका छोटी आंत में लाइसोजाइम। लाइसोजाइम को हमने एक नाम दिया था एंटीबैक्टीरियल, यानी कि सर ये जहां पर मिलेगा ना वहां पर बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद क्या था? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय में जितनी हमारी ग्रंथियां बच जाती हैं वो सारी की सारी कैसी होती है? बहुकोशिकीय होती है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ अंतरकोशिकीय संधि पढ़ाया था आपको। संधियां कितनी प्रकार की थी? 3, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम या कहीं ना कहीं अधरेंस जंक्शन, उसके बाद गैप जंक्शन। ये क्या था कि सर 3 अलग अलग प्रकार की ज्वाइंट्स देखी थी हमने, कुछ ऐसी 2 अलग अलग कोशिकाएं आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ी हैं, इनके बीच से ना तो इधर से इधर ना इधर से इधर किसी पदार्थ का आना जाना नहीं होगा, ऐसा ज्वाइंट क्या कहलाता है? टाइट जंक्शन, दृढ़ जंक्शन कहलाता है या दृढ़ संधि कहलाता है। एक ऐसी संधि थी जिसमें 2 कोशिकाओं के बीच में आने जाने का रास्ता था। ये रास्ता आने जाने का रास्ता, यहाँ का पदार्थ आसानी से इस कोशिका में आ जा सकता है। तो ये जो संधि थी ये कैसी संधि थी? अंतराली संधि, इसको बोलते गैप जंक्शन। और एक तीसरा था अधरेंस जंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि सर 2 कोशिकाएं हैं और यहाँ पर ऐसे बटन की तरह संरचना बना रखी है इस तरीके से, इनके बीच में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। यहाँ बीच में प्रोटीन मिल रहा है, और इस प्रोटीन से या फिर इस प्रोटीन की संरचना को हमने नाम दिया था क्या? डेस्मोसोम। और इसी डेस्मोसोम से तंतु निकली हुई थी और दोनों कोशिका को ऐसे पकड़ के रखी हुई थी। क्या बोला था इसको? टोनोफाइबर या टोनोफिलामेंट। टोनोफाइबर या फिलामेंट। यहां से भी पदार्थों का आना जाना नहीं होता है। चलो आज हमें पढ़ना है बच्चा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यानी कि संयोजी क्या चीज? हाँ, हम चाहें तो सेव कर सकते हैं रफ को, अगर हम चाहें तो ऐसा अपने से नहीं होगा। ठीक है, हमने जो भी सपोज ऐसा जो भी इस पे लिखा, अरे यार से चल, सपोज जो भी हमने लिखा अगर हम इसको सेव करना चाहेंगे, जैसे देखो वहां पे रहेगा, वहां सेव करने के लिए तो सेव करेंगे ना तो ये ऐसे ही सेव होगा। अच्छा ये कोई नहीं, हम पीपीटी आपको लोगों को लास्ट में भेज देंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाए फिर पीपीटी उठा के पूरा भेज देंगे जितना मस्त। हमने क्या बोला था, कल भी बोला था ये बात कि चैप्टर खत्म होने के बाद तो नहीं ध्यान रखा करिए। अच्छा चलो आज तक का भेज देंगे, ठीक है, आज ही भेज देंगे, आज तक का देख लेना। चलो अब शुरू करें हम लोग। चलिए अगला क्या है हमारा, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है, संयोजी ऊतक। ठीक है, अब संयोजी ऊतक के बारे में पहले से आप जानते हैं कुछ? यहाँ देख के ना अपने से बताओ, यहाँ तो सब लिखा लिखाया ही है।
संयोजी ऊतक के बारे में क्या जानते हैं? सर संयोजी माने जोड़ने का काम करने वाला, ठीक है। और हाँ, बहुत सारी चीज़ों, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ेगा, है ना। उसके बाद कहीं ना कहीं ये परिसंचरण का भी काम करता है, ये सब कुछ बताया था। चलिए फटाफट नाम याद रखिएगा। हार्टविग एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको एक नाम दिया था मीजेनकाइम, ठीक है। तो ये यहां से भी कई बार सवाल आया है कि मीजेनकाइम कौन से ऊतक का एक उपनाम है, संयोजी ऊतक का। किसने दिया था? हार्टविग ने दिया था, ठीक है। दूसरा ये बात भी पता है कि सर ये इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? मेसोडर्म से होती है। उपकला की उत्पत्ति किससे हुई थी? एक्टोडर्म से। चलो, इनका अगर कार्य की बात करें तो इनका कार्य क्या है सर? शरीर को सहारा देना। आपको सहारा कैसे देता है? सर हड्डियां हैं, अगर हड्डियां को नहीं जोड़ा जाएगा तो हमारे बॉडी को सहारा नहीं मिलेगा। सोचो कि अगर ये ज्वाइंट्स ना रहे, हड्डियों को आपस में ना जोड़ा जाए, ये अपना मन के रहेगा, ठीक है, कोई ढांचा नहीं मिलेगा। इसलिए सर सहारा देने का काम करता है हमारे बॉडी को। उसके बाद शरीर के अन्य भागों को जोड़ने का काम करता है। किस कैसे कैसे कौन कौन सा जोड़ते हैं? अस्थियां हैं, उपास्थियां हैं, कंडरा है, स्नायु है, सब कुछ पढ़ेंगे इस चैप्टर, मतलब इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद गैस, खाद्य पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का संवहन भी करती है। कौन? संयोजी ऊतक, क्योंकि संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त भी आता है और रक्त के साथ साथ याद है लस्सिका भी आती है। और ये दोनों के दोनों तरलीय पदार्थ है जो हमारे शरीर में घूमते रहते हैं, ठीक है। ये तनी एक बार पढ़ो। अच्छा रुको, चलिए खाली इस पॉइंट को खाली पढ़ो, इस पॉइंट ऊपर वाले को, है ना। उसके बाद चलो हम समझाते हैं, फिर आएंगे यहां पर हम लोग। देखो क्या बोला सर, ये ऊतक है। ऊतक का मतलब क्या होता है? कोशिका का समूह। कौन सा ऊतक देख रहे हैं? संयोजी ऊतक। और समझिएगा अच्छे से, नहीं तो बड़ी कंफ्यूजन वाला टॉपिक है ये। सर ये जो है कोशिकाओं का समूह है। लीजिए भाई, कोशिकाओं का समूह हो गया, बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही हैं इसमें, अलग अलग प्रकार की मिल रही हैं, सबका कार्य अलग अलग हो सकता है, ठीक। सॉरी, कार्य अलग नहीं, संरचना अलग अलग हो सकती है, कार्य क्या होगा? एक होगा, तभी तो कहेंगे उसको ऊतक, ठीक है। बहुत सारी कोशिकाएं मिल रही हैं। दूसरा सर, इन कोशिकाओं ने यहां कुछ तरल स्रावित किया है, ठीक है। इस तरल को नाम देते हैं हम लोग आधात्री, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैट्रिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स वाला मैट्रिक्स नहीं है, ये बायोलॉजी का मैट्रिक्स है। मैथमेटिक्स में भी मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है। क्या हुआ सर? कोशिकाएं मिल रही है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी कोशिकाएं हैं बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद क्या बोला सर? इन्हीं कोशिकाओं ने कुछ तरल स्रावित किया है इन ऊतकों में, ठीक है। जिस तरल का नाम क्या है? आधात्री। इतना ही नहीं, और देखो सर, इन्हीं कोशिकाओं ने कुछ तंतु का निर्माण किया है, ठीक है। सर ये रहे तंतु, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर। और कोशिका को तो समझ ही रहे हो क्या बोलते हैं? सेल। ये बच्चा, अब ये जो संरचना दिख रही है ना, अब इसको हम नाम देंगे क्या? संयोजी ऊतक। यही पॉइंट आपने अभी अभी यहां पर देखा था। जो हमारा संयोजी ऊतक होता है, ये ऊतक 3 भाग से मिलकर के बना होता है। कौन कौन? मैट्रिक्स यानी कि आधात्री, कोशिकाएं सेल, उसके बाद फाइबर यानी कि तंतु। ये 3 चीजों से मिलकर के बना हुआ, ठीक है। कौन? संयोजी ऊतक। फिर सवाल यहीं पे आ जाता है कि सर ये आधात्री कहां से आया? इसी कोशिका ने आधात्री का निर्माण किया। फिर ये तंतु कहां से आए? इसी कोशिका ने तंतु का निर्माण किया। अब इस ऊतक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं वो देख रहे हैं हम लोग। तो आधात्री सब में रहेगा, ठीक है। आधात्री है का सर एक तरलीय भाग है और कुछ नहीं, जिसका निर्माण किसने किया है? इन कोशिकाओं ने किया। हाँ वहां भी है, वहां भी आधात्री है, वो भी तरलीय भाग कोई नाम देते हैं। और एक चीज तनिक बताना हमें,
चलो याद है जरा, मैं जब भी आप लोगों को इसको मिटा दें, चलो देखना जरा, जब हम लोग उपकला की बात किए थे ना, उस समय का तनिक एक बात याद करना है आपको। सर ये उपकला ऊतक है, ठीक है, ये उपकला ऊतक किसके ऊपर निर्मित होती है? किसके ऊपर? ऐसे मत बोल दीजिएगा कि सर आधार कला पर निर्मित होती है। संयोजी ऊतक पर निर्मित होती है, ठीक है। उपकला मतलब सर किसी के ऊपर वृद्धि करना, ये बात वहीं पे बताया था। हाँ, बाद में हमें जरूर मालूम चला था कि इस संयोजी ऊतक ने कुछ तरलीय भाग स्रावित किए थे, यहाँ पर कुछ रसायन स्रावित किए थे। किसने? संयोजी ऊतक ने। तो जो ये बनाया गया था, याद है इसको क्या बोला था हमने? रेशेमय अस्तर बोला गया था इसको। ये है रेशेमय अस्तर। अब कोई बताएगा सर इस रेशेमय अस्तर में क्या क्या चीजें थी? सर पहला तो था रसायन, रसायन के साथ दूसरा क्या था? तंतु, ठीक है। रसायन के रूप में कौन था? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और तंतु के रूप में एक नाम आपको बताया था, जैसे कोलेजन तंतु, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। उसके बाद इस वाले ने, उपकला ने भी क्या किया था? कुछ यहाँ पर रसायन स्रावित किया था, और वो रसायन क्या था? ग्लाइकोप्रोटीन था, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के हमने क्या नाम दिया था? आधार कला का नाम दिया था, ठीक है। तो खैर हमें ऊपर वाले से भी फिलहाल मतलब नहीं, हम इस नीचे वाले को तनिक समझना है हमें कि जो बच्चा ये तो आधारीय अस्तर है, उसके नीचे कौन है हमारा? रेशेमय अस्तर। रेशेमय अस्तर में क्या क्या चीजें थी? सर कुछ रसायन जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड और कुछ तंतु। अब बताओ कि ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड और तंतु बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है? संयोजी ऊतक है ना, खाली दिमाग में रख लेना इसको। उसके बाद देखो, यहां देखो क्या हुआ है, मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। कौन सा मैट्रिक्स? अभी आपको बताया भी था यहाँ पे कि सर जो ये हमारी संयोजी ऊतक है, ये 3 भागों से मिलकर के बनी होती है। कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। उसके बाद उस कोशिकाओं ने ही क्या किया था? अधात्री का निर्माण किया था। उसी कोशिकाओं ने तंतु का निर्माण किया था, ठीक है। अब देखो तो जरा यहाँ इस लाइन को पढ़ो कि सर ये एक प्रकार का तरलीय भाग है। कौन? मैट्रिक्स अधात्री, जिसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड, अच्छा म्यूकोपॉलीसैकेराइड का ही ना एक दूसरा नाम है हाइल यूरोनिक एसिड, ठीक है। हाइल यूरोनिक एसिड, अगर याद रहे तो रख लीजिएगा, ना याद रहे छोड़ दीजिएगा। इतना तो याद रहेगा ना, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। हम तो ये बात उपकला में ही पढ़ा चुके हैं आपको कि संयोजी ऊतक एक रसायन स्रावित करती है जिसका नाम है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। हाँ, वहां पर ये बात का अंदाजा नहीं था कि इसका आगे चल करके नाम बदल दिया जाएगा और क्या कह दिया जाएगा? मैट्रिक्स, ठीक है। तो वहां जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड बना था वही वाला बात यहां भी है, बशर्ते इस बार हमने इसको नाम दे दिया कि वहां जो उपकला पढ़ रहे थे तो वहां पर कहीं ना कहीं क्या स्रावित हुआ था? एक रसायन जिसका नाम था क्या? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और वही म्यूकोपॉलीसैकेराइड अभी जाकर के क्या कहला रही है? अधात्री कहला रही है, ठीक। डाउट हो रहा था, देखो तो रिकॉर्डिंग हुआ, स्टार्ट हुआ है कि नहीं? देखो 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 एक बार कोई जाके देखो, रेड डॉट दिख रहा है क्या? चलो ठीक है, आ जाओ।
डन। अब आगे देखो सर, उन्हीं कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। अब आगे सुनना, ये देखो सर तंतु। अब तंतु में आपको केवल एक तंतु का पता था, कोलेजन तंतु, जहां 2 उंगली टच होता है कि बता देता है, कोलेजन तंतु, इलास्टिन तंतु और रेटिकुलर तंतु। ठीक है, तो क्या क्या चीज थी वहां पर? आधात्री में म्यूकोपॉलीसेकेराइड और तंतु। तंतु में खाली आपको एक बताया था हमने, अब यहां पर क्या है? कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलर। ठीक है, वही चीज है। अब कोशिकाएं कौन कौन सी होती है? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट कोशिका या मास्ट सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट, मेसेनकाइम। इतनी प्रकार की कोशिका हो सकती है। इसमें संयोजी ऊतक में हो सकती है। किसका? नहीं, मास्टरी बोलते हैं, नहीं फुल फॉर्म है उसका। देखो एक चीज समझो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर ये मान लिया जाए ना, एक संयोजी ऊतक है पूरा का पूरा। ठीक है, अब जितना भी हमने कोशिका देखा, कोशिका कौन कौन सा था, नाम याद है? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, 7 गो था। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, एडिपोसाइट, ठीक है, मेसेनकाइम। ये सब एक झटके में नहीं याद हो सकता है, आराम आराम से कहेंगे। चलिए, अब हमने क्या देखा था बाबू की 7 प्रकार की कोशिका है। सुनो ध्यान से सर, 7 प्रकार की कोशिका थी। ठीक है, 3 प्रकार के क्या थे? तंतु थे और क्या था? आधात्री। बिल्कुल। अब क्या होगा सर? आधात्री तो कॉमन है, चलिए इसमें आधात्री डाल दिया हमने। ये पूरा का पूरा हमारा संयोजी ऊतक है और इसके अंदर ये आधात्री भर दिया। ठीक है, सुनो सर, इस 7 प्रकार में से कोई जरूरी नहीं है कि 7 प्रकार यहीं पे मिलेगा। 1-2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 5, 6, 7 कुछ भी मिल सकता है। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे कोशिकाएं होंगी। तो क्या क्या चीज सर? कोशिका है, हाँ कोशिका है। आधात्री है, बिल्कुल आधात्री है। उस आधात्री के बाद अब क्या रह जाता है? तंतु। अब वो तंतु हो सकता है कि तीनों का तीनों मिल रहा हो, कोलेजन तंतु मिल रहा हो, इलास्टिन तंतु मिल रहा हो या रेटिकुलर तंतु मिल रहा हो। ठीक है, संयोजी ऊतक समझ में है? संयोजी ऊतक का मतलब क्या हुआ कि सर एक ऐसा ऊतक जिसके 3 भाग हैं। ठीक है, जबकि उपकला वगैरह में ऐसा कुछ नहीं बोला था हमने। संयोजी ऊतक 3 प्रकार के भाग से मिलकर के बना होता है। आधात्री होना चाहिए, कोशिकाएं होनी चाहिए और तंतु होने चाहिए, तब जाकर के वो बनेगा क्या? एक संयोजी ऊतक। अब आधात्री या तंतु उसी कोशिकाओं के द्वारा बनाया जाएगा जो कोशिकाएं यहाँ पर मिल रही हैं। सर ये आधात्री किसी ने बनाया होगा, ये तंतु किसी ने बनाया होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आधात्री का काम खत्म है। आधात्री तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा कि सर आधात्री क्या है? एक तलीय भाग है जो किसके द्वारा बनाया गया है? उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा बनाया गया है। आधात्री में क्या होता है? तो बस सिंपल सा म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इसका एक और नाम है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, अब दूसरा क्या बच जाता है सर? कोशिकाएं। कोशिकाएं कितनी थी? 7 प्रकार की। 7 में से हम लोग एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। 7 को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कौन था? हिंदी में कहते हैं उसको तंतु कोरक कोशिका, फाइब्रोब्लास्ट। देखो जितना भी संयोजी ऊतक पढ़ना है ना हमको, याद रखिएगा कि पूरे के पूरे संयोजी ऊतक में जितनी भी कोशिकाएं पढ़ने वाले हैं हम लोग, उन सभी कोशिकाओं में से सबसे बड़ी कोशिका है कौन? फाइब्रोब्लास्ट। यानी कि उतना सारा कोशिका है, उन सब में सबसे बड़ा हमारा फाइब्रोब्लास्ट है, तंतु कोरक है। और सर्वाधिक संख्या में मिलने वाली कोशिका, सर बड़ी भी है और सबसे ज्यादा भी मिलेगी यही है। क्या मेरे अंदर, अगर मैं कहूं कि मेरे अंदर संयोजी ऊतक है, हाँ सर बहुत सारा संयोजी ऊतक है, तो जहां संयोजी ऊतक होगा वहां पे क्या होगा? 3 चीज होगा, कोशिका होगा, आधात्री होगा, तंतु होगा। सर मान लिया कि इतना बड़ा मेरे अंदर मिल रहा है संयोजी ऊतक, इस इतने बड़े संयोजी ऊतक में सबसे ज्यादा कौन सी कोशिका होगी? तंतु कोरक होगी। सबसे बड़ी बड़ी कौन सी कोशिका होगी? तंतु कोरक होगी, वही फाइब्रोब्लास्ट होगी। ठीक है, हो गया ये लाइन। दूसरा, ये अनियमित आकार की होती है और शाखित होती है। अब इनका बुक में देखोगे ना, बुक में देखो कुछ ऐसे दिया रहेगा।
देखिए बुक में देखोगे तो कुछ ऐसा है, यहां से ऐसे तंतुएं निकली हुई है। बुक लिए हो तो देखो जरा एक बार, बना के दिया है आपके बुक में। नहीं मिला? देखो ऊपर जो हरा वाला है ना, वही है ऊपर वाले पिक्चर में। हाँ बिल्कुल, तो ये है क्या, एक प्रकार का फाइब्रोब्लास्ट। अब फाइब्रोब्लास्ट में देखो हिंदी नाम का आ रहा है तंतु कोरक, यानी सर तंतुओं से ही बनी होगी ये। तो ये आसपास में जो निकली है ना, ये क्या, इसकी तंतुएं हैं। ठीक है, तो दो बिंदु हमने देखा बस केवल अभी, सर सबसे बड़ी कोशिका है, दूसरा कि पूरे ऊतक में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली कोशिका यही है, तीसरा सर ये अनियमित आकार की होती है। देखो यहाँ पर देखो कोई आकार निश्चित ही नहीं है। देखो यहाँ पर देखो ये ऐसे दिख रही है, कहीं पर ये लंबी दिखेगी ऐसे, इस तरीके से यहाँ पर ये लंबी है, यहाँ भी लंबी है, यहाँ पर ये बड़ी हो गई। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब प्लस देखने में ना लगता है कि एकदम पूरा जाल बना हुआ है, शाखित है, तो शाखित होती हैं और इनकी आकृति अनियमित होती है। ठीक है, अब इनके कार्य की बात करें कि सर इसका कार्य क्या होता है। देखो क्या सर, प्रोटीन तंतु का निर्माण करना, यही इसका मुख्य कार्य है। अब कौन सा तंतु, सर इधर पीछे जो लिखा था ना, कोलेजन, इलास्टिन, रेटिकुलर, यही कोशिकाएं आगे चल के तंतु का निर्माण करती हैं, यही कोशिकाएं आगे चल के आधात्री का भी निर्माण करती हैं। तो मुख्य काम इसका क्या है, तंतु का निर्माण करना। आधात्री का निर्माण सर्वाधिक करता है। ये लाइन भी समझ में आया? जैसे सर ये संयोजी ऊतक है, इसमें पूरा भरा हुआ है आधात्री, पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें हम केवल दो को कोशिका दिखाते हैं। जैसे सर ये कह देते हैं कि ये मास्टर कोशिका है, और ये बड़ी बनाया तो कौन है सर, ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है। ठीक है, तो जितना भी आधात्री मिल रहा है ना, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा आधात्री कौन बनाया होगा, फाइब्रोब्लास्ट बनाया होगा। मास्टर कोशिका भी आधात्री बनाएगी, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन बनाएगी, फाइब्रोब्लास्ट बनाने वाली है। आधात्री तो बनाएंगे ही बनाएंगे सारे लोग। कहां थे जब ये वाला था, यहाँ पे ये वाला, ये हमने क्या बोला था सर, ये जो कोशिकाएं हैं, यही कोशिकाएं आधात्री का निर्माण करेगी, यही कोशिकाएं तंतु का निर्माण करेगी, जिसमें से फाइब्रोब्लास्ट जो है इन सभी कोशिकाओं में सबसे बड़ी कोशिका है। बस समझे, इस सब मिला करके क्या कहलाएगा, संयोजी ऊतक। मैंने क्या बोला, ये संयोजी ऊतक बहुत ज्यादा पेचीदा है, अगर तनिक भी ध्यान से भटके कल्याण, कहाँ जाएगा पता नहीं, एकदम इसे निकल जाएगा, चीरते हुए निकल जाएगा। समझ गए? तो अच्छा, इससे पहले भी समझाया आपको, ये एक ऊतक है, कोई जरूरी नहीं है कि सातों की सातों कोशिका इसी में मिलेगी, एक दो हो सकती है, लेकिन दो चीज तो कॉमन होगा। सर आधात्री होगा यहाँ पे, बिल्कुल होगा। आधात्री के साथ साथ यहाँ पर तंतु मिलेगा, ऐसे तंतु भी मिलेगा। उसके साथ साथ कोशिकाएं कैसी हो सकती है सर, अलग अलग प्रकार की कोशिका हो सकता है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट हो, फाइब्रोब्लास्ट ना हो, मास्ट हो, मास्ट ना हो, कुछ भी हो सकता है, आवश्यकता के अनुसार काम होता है। अब जैसे कीरेटिन प्रोटीन क्या हमारे बॉडी में है, मुख्य रूप से कहाँ पर होगा, बाल में और नाखून में। क्या त्वचा में है कीरेटिन प्रोटीन? है, तो जहां पर आवश्यकता है वहां पर मिलेगा। तो समझे, उसी हिसाब से तो सर यहाँ पर ये अगर मैंने दिखा दिया कि ये सबसे बड़ी कोशिका है, तो ये कौन हो जाएगी, फाइब्रोब्लास्ट। इन सब में सबसे ज्यादा मिल रहा है, जैसे देखो बाकी छोटी छोटी कोशिका मिल रही है, ये लो, तो सबसे ज्यादा संख्या में भी मिलेगा और आकार में भी बड़ा होगा। इसका निश्चित कोई आकार, कोई आकृति इसका निश्चित नहीं होगा। इसका कार्य क्या होगा, तो सर मुख्य कार्य है किसका निर्माण करना, तंतु का निर्माण करना। मेन काम इसका तंतु का निर्माण करना, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है क्या, तंतु कोरक। आधात्री का बनाना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही बोला है, देखो कि यही कोशिकाएं आधात्री भी बनाएंगी और यही कोशिकाएं तंतु भी बनाएंगी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से इसका काम क्या है, तंतु का निर्माण करना। हाँ, थोड़ा बहुत आधात्री का भी निर्माण करते, थोड़े बहुत नहीं, सब में से ज्यादा बनाने वाली आधात्री भी यही। बिल्कुल, क्या बोले हम आपसे, सीधा सीधा सर जहां पर जो कोशिकाएं मिल रही हैं वही कोशिकाएं आधात्री भी बनाएंगी, वही कोशिकाएं तंतु भी बनाएंगी। एनसीईआरटी पढ़ के देखना ना, इसे ऊपर से निकल जाएगा।
दिमाग घूम जाएगा। चलो ये का हो गया हो, कि मास्ट कोशिका बीच में कैसे घुस गया जो? फाइब्रोब्लास्ट का ये, चलो 3 बिंदु देखा हमने फाइब्रोब्लास्ट में। चौथा बिंदु कि सर ये अविभेदित कोशिका होती है, कोई बताएगा मुझे अविभेदित कोशिका का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं, या एक दूसरा लाइन भी कह सकते हैं सर, एक ऐसी कोशिका जिसका कोई निश्चित कार्य, वो कुछ भी कर सकती है। जैसे एक युग्मनज, सर युग्मनज का काम जाकर के आगे हाथ पैर नाक मुंह पूरा शरीर बनाना है, ऐसा नहीं है कि कोई एक काम को कर रही है। जैसे अगर हम कहते हैं सर विभजयोतक, उसका एक काम है क्या करना? विभाजन करना, है ना। जैसे जाइलम, सर उसका एक काम है जल को ढोना। फ्लोएम एक काम है भोजन को ढोना। लेकिन एक ऐसी कोशिका जिसका कोई निश्चित कार्य नहीं है, वो मन करेगा तो हाथ बनाएगा, मन करेगा पैर का निर्माण करेगा, मन करेगा तो रक्त बना देगा, मन करेगा प्लाज्मा बना देगा, कुछ भी, यानी कि एक से ज्यादा कार्य करना, ऐसी कोशिका को हम क्या नाम देते हैं? अविभेदित कोशिका। ठीक है, तो ये जो हमारी फाइब्रोब्लास्ट कोशिका है एक प्रकार की अविभेदित कोशिका है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि सर अविभेदित कोशिका क्या करती है? विभेदीकरण करती है। भूल गए वो मूल मंत्र आपको याद दिलवाया था। तो अविभेदित कोशिका क्या करेगी सर? विभेदीकरण करेगी। अब विभेदीकरण करने के बाद 2 प्रकार की कोशिका का निर्माण कर रही है, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? हड्डियों की कोशिका को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और उपास्थीयों की कोशिका को कहते हैं क्या? ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं करके हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। अब ये ऑस्टियोसाइट का मतलब हो गया हड्डी की कोशिका। यहाँ पे क्या बोल देंगे? कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट। तो ये कॉन्ड्रोसाइट क्या हो जाएगा? उपास्थि की कोशिका। यानी कि कुल मिला जुला करके हम ऐसा कहें कि सर आगे चल के हमारे शरीर में हड्डी बनी है ना, हड्डी यानी कि ये हार्ड वाली, ठीक है, उपास्थि यानी कि ये नरम वाली, ये दोनों का दोनों बना किससे है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका से बना है। अब जाके समझ में आया? चलो दूसरा कौन सा है हमारा? मास्ट कोशिका। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकलना है हमको। मास्ट कोशिका, ठीक है। अब देखो सर ये अमीबीय आकृति की होती है, इसका आकार कोई निश्चित नहीं है, इसका भी। लो भाई, अमीबीय आकृति की हो गई। उसके साथ साथ इनका केंद्रक एस आकार का होता है। ये इनका केंद्रक है। ऐसे नॉर्मली हम केंद्रक कैसे देखते हैं? गोलाकार देखते हैं ना, लेकिन इसका आकार केंद्रक कैसा होता है? एस आकार का होता है। ठीक है, चलो दोनों लाइन कंप्लीट। उसके बाद इनका कार्य 3 प्रकार के रसायन का श्रावण करना, बहुत खतरनाक है वो रसायन। अब वो बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों के बॉडी के लिए। तो सर ये 3 प्रकार के रसायन का श्रावण कर रही है। सबसे पहला हिस्टामिन, नाम सुना है क्या? हाँ प्रोटीन है, मालूम है, लेकिन ये खून को जमने से रोकने वाला नहीं है, ये कुछ और है। देखो इसका नाम हिंदी में पूछो क्या है? वाहिनी प्रसारक का मतलब? बिल्कुल, ये वर्ड समझते हो? एलर्जी, हम लोगों की बॉडी में एलर्जी होता है, ठीक है। अब उस एलर्जी की बात, आप खाली एलर्जी का मतलब ये समझते हैं कि दवाई खाया रिएक्शन हो गया, एलर्जी हो गया। एलर्जी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर मैं धूप में गया, धूप में जाने के बाद चेहरा लाल हो गया, वो भी एक प्रकार का एलर्जी है, ठीक है। हाँ, दही खाया, सर्दी जुकाम हो गया, वो भी एक प्रकार का एलर्जी है। हम लोग नॉर्मली परफ्यूम यूज करते हैं, बहुत लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होता है, कोई मार दिया तो छींकना चालू कर देगा,
ठीक है, और वो छींकते छींकते मर जाएगा, हालत खराब हो जाएगा उसका, छींकते छींकते मर जाएगा, मतलब कि हालत खराब हो जाने वाली उसकी, वो भी क्या है, एलर्जी है। ठीक है, अब सुनो, हाँ हाँ वही सब बतियाओ कुछ ही चलो अब सुनो सुनो सुनो, एलर्जी के केस में क्या होता है। अच्छा और एक चीज, सर कभी हाथ कट गया, चाहे छिला गया, मान लो यहाँ से निकले, गिर गए, छिल गया हाथ, छिल गया तो चमड़ा वमड़ा छिला जाएगा, यहाँ पे कुछ देर के बाद देखोगे वहां पे लाली आ जाएगी, लाल हो जाएगा, वो एलर्जी है। और उस पर बढ़िया से ना ऐसे हाथ रख के फील करना, आंख बंद कर देना, वहां पे गर्म होगा। बाकी जगह की अपेक्षा जहां पर घाव है आपका, वो घाव गर्म होगा, वहां पे एलर्जी वाला काम चल रहा है। एलर्जी जानबूझ के वहां बनाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कट फिट गया है ना, बाहर से कोई जीवाणु विषाणु यहाँ से प्रवेश कर सकता है, और हमको पता है कि जीवाणु विषाणु को मारने के लिए हमारा शरीर अपने आप को क्या करता है, गर्म करता है। इसलिए यहाँ पर ला करके, अब कैसे किया जाता है, देखो वो क्या करते हैं, सर ये मास्ट कोशिकाएं जो हैं, अच्छा किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, संयोजी ऊतक के अंतर्गत। क्या संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त आता है क्या? आता है। चलो अब मान लिया जाए कि सर ये रक्त नलिका है, ठीक है, इस रक्त नलिका के अंदर रक्त बह रहा है, चलिए ये रक्त बह रहा है। रक्त एक प्रकार का है, संयोजी ऊतक है। हाँ ठीक है, तलीय भाग है, लेकिन क्या है, रक्त पूरा का पूरा क्या है, संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक है तो रक्त में क्या होगा सर, तीन चीजें होंगी, आधात्री होगा, तंतु होगा, कोशिका होगी। इसी रक्त के अंतर्गत आ रही है कौन, देखो ये है मास्ट कोशिका। बतिया लो ये संयोजी ऊतक ना, तुम लोग को भगा दिया ना, फिर कहना हमसे। सुनो क्या है, रक्त नलिका, इस रक्त नलिका में रक्त बह रही है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जहां भी बात संयोजी ऊतक आएगा तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर, तीनों चीज होगा वहां पे, कोशिका होगा, आधात्री होगा, तंतु होगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आधात्री को हमको नहीं समझना है, ना ही तंतु को समझना है। सर इस रक्त में एक कोशिका मिल रही है, वो कौन सी कोशिका है, मास्ट कोशिका, उसको समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो मास्ट कोशिका का काम क्या होता है, तो मैंने क्या बताया, तीन प्रकार का रसायन का श्रावण करना। उसमें से पहला प्रकार है कौन, हिस्टामीन। उसका देखो नाम में क्या आ रहा है सर, वैसोडाइलेटर, हिंदी में कहते हैं वाहिनी प्रसारक। अब जैसे मान लिया सर हमें चोट लग गया, तो चोट लग गया तो वहां पर क्या होगा कि दूसरे प्रतिजन आकर के अंदर जाने की संभावना है। उस सिचुएशन में यहां पर ये मास्ट कोशिका क्या करेगा, अपना रसायन स्रावित कर देगा। कौन सा रसायन, हिस्टामीन। हिस्टामीन जानते हो क्या करेगा, और ये सब कहां से आ रहा है जी, पूरा दिमाग का दही कर रहा है। हाँ पता नहीं कैसे, अभी थोड़ा नौसिखुआ है हम इस सब मामले में, इसीलिए। कितना आएगा भाई, उधर आने दो, चलेगा। देखो रक्त नलिका क्या हो गई, फैल गई। इस रक्त नलिका को फैलाने के लिए जिम्मेदार कौन, हिस्टामीन। हिस्टामीन को लाने के लिए जिम्मेदार कौन, मास्ट कोशिका। ठीक है, तो याद रखें। अब इससे फायदा जानते हो क्या होगा सर, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रक्त आकर के इकट्ठा होगा। यहीं पर हमें चोट लगा है, ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रक्त इकट्ठा होगा, जिस कारण से वहां पे लालीपन आ जाएगी। उसके बाद सर ज्यादा रक्त इकट्ठा होगा तो यहाँ इस क्षेत्र का तापमान जानते हो क्या होगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि सर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रक्त रुका हुआ है, गर्म रहेगा। अगर यहाँ से कोई प्रतिजन जीवाणु विषाणु कुछ प्रवेश भी करेगा ना, तो यहाँ पर गर्म होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये एक तरह का एलर्जी दिखाने के लिए जिम्मेदार होता है कौन, मास्ट कोशिका, एलर्जी दिखाने के लिए जिम्मेदार। और मास्ट कोशिका में भी कौन, तो सर उसने जो एक रसायन बनाया, कौन सा, हिस्टामीन। तो वो हिस्टामीन क्या करती है, नसों को फैला देती है। ठीक है, एक और इसकी कहानी है। देखो दूसरा, देखिए अगर क्या होता है कि खून का जमाव हो गया तो वो उचित नहीं है, वो सही नहीं है, फट जाना सही है उस केस में, बात समझे। अब ये देखो दूसरा इसका अपोजिट है, सीरोटोनिन।
अब जैसे क्या है सर, वाहिनी संकुचक, अभी तक हमने क्या देखा था कि सर ये रक्त नलिका को फैला रही थी, अब ये क्या करेगी सर, सिकोड़ देगी, ऐसे है ये, अब ले जा करके ये सिकोड़ देगी ऐसे। ये भी किस केस में होगा, एलर्जी के केस में ही होगा, कि जब एलर्जी होगी प्रतिजन आने जाने के, तो उस केस में कहीं ना कहीं सीरोटोनिन स्रावित कर देगा मास्ट कोशिका। उतना लंबा नहीं आपको पढ़ना है, खाली हिस्टामिन क्या काम करता है, रक्त नलिका को फैलाने का, सीरोटोनिन क्या करता है, रक्त नलिका को संकुचित करने का काम करता है, और एक अंतिम रसायन इसका, सब ऊपर नीचे हो गया क्या कैसे, हिपेरिन, ये है वो जो आप कह रहे थे। देखिए हिपेरिन को हम लोग नाम देते हैं एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, इसको बोला जाता है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि कारक, एक ऐसा कारक जो रक्त को जमने से रोकता है, इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिस्कंदक कारक बोलते हैं इसको। ये जब हमारा रक्त नलिका के अंदर रक्त बह रहा है ना, तो ये रक्त जम ना जाए आपस में, अंदर ही जम जाएगा, तो जानते हो क्या हो जाएगा सर, दही की तरह अंदर जम जाएगा। अगर जम गया अंदर से, ना तो गैसों का आदान प्रदान हो पाएगा, ना भोजनीय पदार्थ आ जा पाएगा, कुछ नहीं होगा, जिस कारण से अकाल मृत्यु होगी, तुरंत मर जाना है आदमी को। तो रक्त हमारा जमे नहीं, इस कारण से इसमें उपस्थित जो ये मास्ट कोशिका है, लगातार इसमें क्या स्रावित करती रहती है, हिपेरिन स्रावित करती रहती है, और वो प्रोटीन रक्त को जमने से रोकता है। ठीक है, हमने क्या क्या चीज पढ़ा, बस यहीं पे खत्म कर रहे हैं आज। ये वाला देखो, ये सर दो चीज हमने पढ़ा यहाँ पे, फाइब्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ लिया और मास्ट कोशिका के बारे में पढ़ा। कल पढ़ेंगे हम लोग मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल, एडिपोसाइट, उसके बाद मेसेनकाइम। जितना पढ़ पाएंगे इसमें से उतना पढ़ेंगे, ये पढ़ के खत्म करेंगे, फिर तंतु पढ़ेंगे। जब इतना पढ़ लेंगे तब फाइनली हमारा संयोजी ऊतक खत्म हो।